नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश का आधा चुनाव निपट गया। लोगों ने मन बना लिया, लोगों ने तय कर लिया कि लखनऊ का सिंहासन किसको देना है। पूर्वांचल बचा है। पूर्वांचल में सभी पार्टियों ने दिन रात करके अपनी ताकत पूरा जोर लगा दिया है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाल ली है, क्योंकि वो जानते हैं पूर्वांचल पिछड़ी राजनीति का गढ़ है। पिछड़ी जातियों की बहुत बड़ी भूमिका है पूर्वांचल में। अलग अलग गुल खिल रहे हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं। जो चीजें चर्चा में हैं उसमें एक बड़ी बात गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की भूमिका है। जो होर्डिंग लगे हैं गोरखपुर में, वो मैंने सबसे पहले ब्रेक की थी, आपने 4 PM न्यूज नेटवर्क पे देखा था। गोरखपुर में जो होर्डिंग लगे हैं उसमें से योगी की फोटो हटा दी गई है। ये होर्डिंग क्यों है, कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल चुनाव में जब आप प्रचार करते हैं और सरकारी जगह पे आप प्रचार करते हैं, तो आपको जिला निर्वाचन अधिकारी, जिसको जिलाधिकारी कहते हैं, जब जिलाधिकारी ही जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, उससे अनुमति लेनी होती है। उसको बताना होता है कि आप किस-किस जगह पे होर्डिंग लगाएँगे, कितने होर्डिंग लगाएँगे, कौन एजेंसी लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने किस जिले में कितने होर्डिंग लगने ही तय कर लिया। ये पूरा केंद्रीय संगठन जो है, उनकी केंद्रीय टीम है, वो तय करती है। उन जिलों की सूची, उन होर्डिंग के लिए सूची निर्वाचन अधिकारी को भेज दी गई और होर्डिंग लगा दिए गए। लेकिन बाकी जगह में तो योगी आदित्यनाथ हैं। गोरखपुर में मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ का फोटो हटवा दिया और ये बात पूर्वांचल के गले-गले, मोहल्ले-मोहल्ले, शहर में चर्चा का विषय बनी है। योगी आदित्यनाथ की टीम ने छोटे-छोटे होर्डिंग लगवाए हैं और शायद उसकी अनुमति भी नहीं ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी को दिखाई नहीं पड़ेगा गोरखपुर के, क्योंकि वो वही आईएएस अफसर हैं जिन्हों कुंभ के मेले में जब करोड़ों का घोटाला हुआ, तो वो कुंभ के मेलाधिकारी थे। ये बात रही पूर्वांचल में बीजेपी की राजनीति की। समाजवादी पार्टी ने बड़े-बड़े पिछड़े के नेता अपने पक्ष में कर लिए हैं और कल से अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठा दिया है। पिछड़ी जाति में ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि दलितों में और पिछड़ों में ये डर है कि जो सरकारी उपक्रम है वो धीरे-धीरे करके निजी क्षेत्रों में बेचे जा रहे हैं और जब ये सरकारी उपक्रम निजी क्षेत्रों में चले जाएँगे तो वहाँ आरक्षण खत्म हो जाएगा। जातीय जनगणना ना कराने के लिए केंद्र सरकार की पिछड़ी जातियां बहुत नाराज हैं, आलोचना कर रही हैं और पिछड़ी जातियों में, दलित जातियों में ये संदेश है कि कहीं ना कहीं उनके आरक्षण को खत्म करने की रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच में डिंपल यादव और जया बच्चन आज मैदान में उतर गई। मैंने 3 दिन पहले अखिलेश यादव से पूछा था कि क्यों नहीं आ रही, और डिंपल यादव जब मैदान में उतरी हैं तो उसके एक संकेत हैं। थोड़े महीने पहले की, मतलब मैं कुछ 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब कोरोना में उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच गया था, लोग बेतहाशा परेशान थे, मर रहे थे, लाशें गंगा में फेंकी जा रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तो मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी के घनघोर समर्थक हैं, जिनको हम भक्त कहते हैं। उनके मुँह से भी एक बात निकल रही थी, जिसके बीवी-बच्चे नहीं है, वो परिवार का दर्द नहीं जानता। ये बात योगी आदित्यनाथ के लिए कही जा रही थी कि इनके बीवी-बच्चे नहीं हैं, ये दर्द महसूस करें कि क्या करेंगे, बच्चे का दर्द क्या होता है। डिंपल यादव और अखिलेश यादव की जोड़ी एक परिवार का संकेत देती है और भारतीय समाज में अभी भी परिवार का बहुत महत्व होता है। अखिलेश यादव कई बार अपने बच्चे के संग फुटबॉल खेलते हुए, पत्नी के साथ बैठ के बातें करते हुए फोटो आते हैं और ये आम जनमानस को अच्छे लगते हैं। और डिंपल यादव का सौम्य व्यवहार, उनका बिहेवियर लोगों को बहुत अपील करता है। जो समाजवादी पार्टी की यूथ विंग है, वो जो अखिलेश यादव से वो कुछ नहीं कह पाती, वो अपनी डिंपल भाभी से सब कह देती है। तो डिंपल यादव और जया बच्चन पूर्वांचल में उतरी हैं। आज से उन्होंने जनसभाएं शुरू की हैं। क्या होगा इसका अर्थ, ये हम जानने की कोशिश करते हैं बड़े पत्रकारों से, दिल्ली और बाकी जगह के पत्रकारों से। समझेंगे कि क्या होगा इसका अर्थ। उससे पहले छोटी सी अपील आपसे, आप सारे मेरे दर्शकों से। मेरे पास दो विकल्प थे कि मैं सरकार के साथ समझौता कर लूं, जिसकी वजह से मुझे सरकार 5 साल से परेशान कर रही है, और मैं उनसे तमाम आर्थिक मदद ले लूं, जैसे गोदी मीडिया ने लिया है। 1 साल में 1000 करोड़ रुपए दिया है। दूसरी बात ये थी कि मैं आप तमाम दुनिया के 122 देशों में जो मेरा शो देखते हैं उनसे कहूं कि मेरी थोड़ी आर्थिक मदद करिए, जिससे मैं सरकार की आंखों में आंखें डालकर सच की बात कह सकूं।
तो आपको लगता है ये मदद करना चाहिए तो एक नंबर है, इसे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी, सहयोग करेगी। अब मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ आज के अपने खास मेहमानों से। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। राजनीति की बहुत गहरी पकड़ रखते हैं, एक-एक बिंदु राजनीति का बहुत मुखरता से उभारते हैं। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें ये क्रांति की बात आजकल कहते रहे हैं, कई जगह से मुझे वो वीडियो आया है। अमित मिश्रा जी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं और तमाम बड़े लेख आपने अलग-अलग जगह से इनके पढ़े होंगे। श्वेता जी हैं, तक्षकपोस्ट.com की एडिटर हैं, बहुत बहुत तीखी हैं, बहुत दबंग हैं, बहुत बहादुर हैं। दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रही हैं और रंजीव जी जाने-माने पत्रकार हैं, लखनऊ में उन्होंने तमाम बड़े अखबारों में काम किया और आजकल वो कई इंटरनेशनल मैगज़ीन और अखबारों के लिए लिख रहे हैं। मैं बातचीत शुरू करूँ उससे पहले एक छोटा-सा वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सियासी संग्राम अब पूर्वांचल के मैदान में आ पहुंचा है। चौथे चरण के मतदान के साथ ही विधानसभा चुनाव ने आधे से ज्यादा सफर पूरा कर लिया है। अब अगले 11 दिनों में बाकी 3 चरणों में पूर्वांचल में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सत्ता की दशा और दिशा का फैसला अब पूर्वांचल के सियासी संग्राम से ही तय होना है। इस बीच अखिलेश यादव ने यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहली बार अपनी पत्नी डिंपल यादव और राज्यसभा सांसद जया बच्चन को मैदान में उतारा है। दोनों दिग्गज नेताओं को इस चुनावी रण में उतारकर सपा ने साफ कर दिया है कि वो महिला प्रत्याशियों के साथ साथ आधी आबादी को साधने के लिए महिला स्टार प्रचारकों का भी सहारा लेगी। आपको बता दें कि हमारे संपादक संजय शर्मा ने अभी 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव का इंटरव्यू लेते समय ये सवाल उठाया था कि डिंपल यादव इस समय चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रही हैं और इसी इंटरव्यू के 72 घंटे के अंदर ही अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया। लोग कह रहे हैं पहली बार चुनाव है कि डिंपल जी प्रचार नहीं कर रही हैं, रामगोपाल जी प्रचार नहीं कर रहे हैं, आपने परिवार को बिल्कुल अलग करके आप अकेले हीरो की तरह अकेले प्रचार कर रहे हैं। नहीं, वो लोग भी कर रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं और आने वाले समय पे जाएंगे। लेकिन जहाँ चुनाव में समय कम है, दिन कम है, तो प्रत्याशी ज़्यादा कार्यक्रम भी नहीं चाहते हैं। कम कार्यक्रम में ही वो लोग अपना पूरा प्रचार करे ले रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ जब समय कम है तो बहुत ज़्यादा हम प्रत्याशियों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। डिंपल यादव ने कौशाम्बी की सबसे हॉट सीट सिराथू में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ रही पल्लवी पटेल के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान डिंपल ने खुद को यूपी की बहू बताते हुए कहा कि इस बार 3 बहुएं एक साथ हैं। पल्लवी पटेल सिराथू की बहू हैं और जया बच्चन इलाहाबाद की। तो डिंपल यादव का पूर्वांचल में प्रचार करती नजर आएंगी, लेकिन पूर्वांचल में डिंपल यादव समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएंगी ये तो देखने वाली बात होगी। रंजीत जी, आपने बहुत लंबे समय तक पॉलिटिकल पार्टियों को देखा है उत्तर प्रदेश में। डिंपल यादव का सौम्य चेहरा, उनका मधुर व्यवहार आमतौर पे सबको बहुत आकर्षित करता है, बहुत मृदुभाषी हैं। डिंपल यादव अब जब पहली बार इस चुनाव मैदान में इस तरह जनसभाएं कर रही हैं जया बच्चन के साथ, इसका क्या संकेत जाएगा, कितना फायदा होगा समाजवादी पार्टी को? संजय जी नमस्कार, आवाज आ रही है ना आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी आ रही है। देखिए ऐसा है संजय जी, जिस मोड़ पर या जिस मौके पर डिंपल जी को समाजवादी पार्टी ने प्रचार में उतारा है, ये वो दौर है जब चुनाव लगभग अपने आखिरी चरण की तरफ है। 27 तारीख को 5वें चरण का मतदान हो जाएगा, फिर 2 चरण बचेंगे यानी पूर्वांचल। और पूर्वांचल में ही उन्होंने डिंपल जी को चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव ने उतारने का निर्णय किया है। इसके 2-3 बड़े महत्वपूर्ण मायने हैं। आप अगर गौर करेंगे तो अखिलेश यादव अपने भाषणों में एक मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाते हैं कि जो परिवार वाले हैं वही परिवार का दर्द समझ सकते हैं। ये बार-बार वो कहते हैं और इसके ज़रिए दरअसल वो भाजपा के कुछ चुनिंदा नेताओं की तरफ इंगित करते हैं और ये बताते हैं कि वो जनता का दर्द नहीं समझ सकते। रोचक बात ये है कि आम तौर पर आप राजनीति में ये देखते रहे उत्तर प्रदेश में कम से कम चुनावों में कि भाजपा जो नैरेटिव बनाती है, विपक्ष उसमें जाके उलझता है और उसकी जवाबी कव्वाली में फँस जाता है। यानी भाजपा कोई बात कहती है और उसके जवाब में समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस या बसपा कोई बात कहती है और भाजपा को उसका लाभ मिलता है प्रकारांतर में। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाना शुरू किया कि परिवार वाले लोग ही परिवार का दर्द समझेंगे, तो उसकी प्रतिक्रिया भाजपा की तरफ से आई। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि साहब हम भी परिवार वाले हैं, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है, आदि आदि।
उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में कूदे, उन्होंने भी इस पर कहा कि ये जो परिवारवादी लोग हैं, ये परिवार की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है। मैं तो एक सेकंड रंजीत जी, एक सेकंड रुको, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। जी, एक लाइन कही प्रधानमंत्री जी ने कि भले मेरा परिवार नहीं है, लेकिन हम लोग परिवार तो है। कहीं पे उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक तो नहीं लिया है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो मेरा परिवार नहीं है? अब उनके उनके चुनावी एफिडेविट और उनके सार्वजनिक बयान में हमेशा थोड़ा-सा विरोधाभास रहा है, तो इसको भी हम लोग वही माने। तो लेकिन रोचक बात ये है कि जो उन्होंने कहा, आप देखिए कि मुझे लगता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी भी ये शायद समझ गए हैं कि ये तीर बहुत ठोस निशाने पर लगा है, तो इस तीर को और चलाओ ठीक से। तो जो परिवार वाला पहलू है, जिसमें निश्चित रूप से डिंपल जी उनकी धर्मपत्नी हैं और वो परिवार को एक प्रतीक के रूप में पेश करने का ये एक ज़रिया है समाजवादी पार्टी का कि चुनावी मैदान में पति भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पत्नी भी अलग चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो ये रणनीति के स्तर पर एक अच्छी पहल है समाजवादी पार्टी की तरफ से। दूसरी बात, क्योंकि पूर्वांचल के चरण में ही समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी के 2 सबसे लोकप्रिय महिला चेहरों को यानी डिंपल यादव को और जया बच्चन को मैदान में उतारा है, इसके भी मायने हैं। पूर्वांचल में चूँकि गरीबी ज़्यादा है, तो जो मुफ्त राशन वाला पहलू है, वो महिलाओं के बीच थोड़ा अपील ज़्यादा करता है। भारतीय जनता पार्टी इसको लगातार प्रचार में ले जा रही है और महिलाओं को ये समझा रही है कि साहब, हमने कोरोना के समय में या आपकी तंग हालत में हमने आपकी मदद की। मुझे लगता है कि महिलाओं के बीच जो ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लेकर जा रही है, उसकी काट के लिए भी समाजवादी पार्टी के लिए ज़रूरी था कि वो अपने प्रमुख महिला चेहरों को उतारे और जो महिलाओं के बीच जाए और उन पार्टी की तरफ से जो भी उनकी बात हो, वो कहने का प्रयास करें। तो ये 2 पहलू मुझे लग रहे हैं और मुझे लगता है कि ये रणनीति के स्तर पर कामयाब हो सकते हैं। जी, संजय जी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रंजीत जी। श्वेता जी, आप एक महिला भी हैं, पत्रकार हैं, एक महिला हैं और तेज-तर्रार महिला हैं। ये जो डिंपल यादव आई हैं और उसके बाद ये जो शुरू हुआ है कि परिवार का दर्द वही समझ सकता है जिसका परिवार हो, और ये लाइन मैंने अपने इंट्रो में भी कही थी कि मैंने कोरोना काल में देखा, लोग तड़प-तड़प के मर रहे थे। माँ की गोद में बेटा मर जा रहा था, बहन की गोद में भाई मर जा रहा था। कोई सुनने वाला नहीं था, लाशें जानवरों की तरह फेंक दी जा रही थी, गंगा में फेंक दी जा रही थी। ऐसे में डिंपल यादव का चेहरा आज सामने आया है पूर्वांचल में। तो ये जो हमले कर रहे थे परिवारवाद के और जो अखिलेश ने कहा परिवार का दर्द वही समझ सकता है, इसका परिवार होता है, इस बीच में डिंपल यादव मैदान में आ गई हैं। कितना फर्क पड़ेगा पूर्वांचल की राजनीति में? संजय जी देखिए, बात तो बिल्कुल सही है कि जिसके पैर ही ना फटे वो बेवाइयों का दर्द क्या समझेगा। वही बात एप्लीकेबल होती है मोदी जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर। परिवार ही नहीं है तो परिवार का दर्द क्या समझेगा। लेकिन थोड़ा कंट्राडिक्शन है क्योंकि बीजेपी के दूसरे और भी बड़े नेता हुए जिनका परिवार नहीं था लेकिन देश को इतना प्रताड़ित नहीं किया था उन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी को आप ले लें और दूसरे और भी हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हमले कर रही थी लगातार भारतीय जनता पार्टी अखिलेश के ऊपर, कभी दूसरी पार्टियों के ऊपर, राहुल और प्रियंका के ऊपर भी उन्होंने काफी बार हमले किए कि परिवारवाद की भेंट चढ़ गए हैं। ऐसे में अखिलेश की तरफ से ये कहना और डिंपल का मैदान में आना, इनकी जो मनोवृत्ति थी भाजपा की, उसको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि बीजेपी पूरे जगहों पे प्रदेश में महिलाओं के नाम पर जब प्रियंका ने पासा फेंका 33% महिलाओं को रिजर्वेशन, 40% महिलाओं को रिजर्वेशन देने का, उसके बाद से लगातार हमले कर रही थी। अखिलेश ने भी उस बात को समझा कि महिला वोटरों का क्या रुख है। और रही बात डिंपल यादव की, डिंपल स्टार प्रचारक रही हैं सपा की और उनकी एक बहुत अच्छी इमेज है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, डिंपल की इमेज बहुत अच्छी है। बंगाल चुनाव को अगर आप देखें तो बंगाल चुनाव में भी जिस तरीके से डिंपल और जया बच्चन के जाने के बाद माहौल बदला था, वही परिवर्तन हमको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। आज उन्होंने सिराथू में सभा की, कल वो जौनपुर की सीट के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। तो पूर्वांचल में महिलाओं के साथ जितनी जातियां हुई हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी जातियां हुई हैं, उसका ये करारा जवाब है। और जिस तरीके से डिंपल को इन्होंने टारगेट किया कि ये कुछ बोलती नहीं है, परिवारवाद की भेंट चल रहा है, जिस तरीके से सदे हुए लहजे में आज डिंपल ने जवाब दिया है, चाहे वो नरेंद्र मोदी की बात का हो, योगी आदित्यनाथ का हो या चुनाव प्रचार में होने वाली गड़बड़ियों को लेके हो, वो एक बहुत करारा मैसेज है कि एक अखिलेश अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी अकेले नहीं खड़ी है। एक मजबूती के साथ जो समीकरण है,
समाज का जो ताना बाना है वो स्त्री और पुरुषों के साथ मिलने से ही होता है, अकेले नहीं हो सकता। या तो संख्या पुरुषों की अधिक हो जाएगी तो समीकरण गड़बड़ा जाएंगे, महिलाओं की हो जाएगी तो समीकरण गड़बड़ा जाएंगे। इस कदम से एक निश्चित तौर पर एक मैसेज तो जाता है जनता के बीच में कि सरकार ने जितने झुनझुने थमाए थे, वो उज्ज्वला के नाम पे हो या वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे हो, उन सब पे पानी फेर दिया है डिम्पल यादव ने। और डिम्पल का आज का स्टेटमेंट अगर आप देखें तो डिम्पल ने सीधा पूछा है कि चुप रहने से कितना डरा लेंगे आप, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ईवीएम को लेकर डिम्पल बात कर रही थी। तो देखिए, इस पूरी रणनीति का श्रेय हम प्रियंका गांधी को दे सकते हैं, क्योंकि शुरुआत तो प्रियंका ने की थी। आज उसी परिपाटी पे चाहे डिम्पल चल रही हो या अखिलेश चल रहे हो, राजनीति अलग बात है, लेकिन महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि नेता मंचों पे आकर महिलाओं की जिम्मेदारियों को लेते हुए बात कर रहे हैं, उनके लिए वादे कर रहे हैं। और डिम्पल ने आज कहा है कि समाजवादी पार्टी ने जितनी घोषणा पत्र में चीजें कही हैं महिलाओं के लिए, वो सत्ता में आते ही एक एक चीज पूरी होगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी को इसका कार्ड ढूंढना है, क्योंकि जैसा राजीव जी ने कहा ना कि मोदी जी के एफिडेविट में ही कंट्राडिक्शन है। जो आदमी अपनी ब्याता को छोड़ के भाग गया, जिसने डिवोर्स नहीं दिया अभी तक, वो ना तो पत्नी है, ना उनकी विधवा है, ना वो उनकी डिवोर्सी किसी भी श्रेणी में हम नहीं रख सकते। तो ऐसे आदमी से आप नैतिकता की क्या उम्मीद करते हैं? और जब नैतिकता नहीं होगी तो रात के 2 बजे बेटियों को जलाया ही जाएगा, जिसकी परिपाटी हमने हाथरस में देखी। उन्नाव की बेटी का परिवार खत्म हो गया। तो इस तरीके के तमाम हमारे सामने उदाहरण है, जहां पर आज की जो सभा थी, चुनाव प्रचार था डिम्पल यादव का या जया बच्चन का, वो बहुत मायने में ये बहुत स्पष्ट मैसेज देता है कि महिलाओं की भागीदारी आने वाली राजनीति में, जो सत्ता में सरकार में जो बनेगा, चाहे वो समीकरण के साथ हो या मेजोरिटी के साथ हो, भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। संजय जी बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे, क्योंकि महिलाओं की स्थिति बहुत मजबूत रहती है। और प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जब शुरू किया था तो बहुत जबरदस्त उसका प्रभाव था और बीजेपी बैकफुट पे आ गई थी। अमित जी, डिम्पल यादव मैदान में आई हैं तो यूथ टीम जो है, भैया जी जवानी जिंदाबाद वाली टीम, वो बहुत खुश नजर आ रही है। आज सुबह से मैं कई लोगों को ट्विटर देख रहा हूँ कि अब भाभी मैदान में। असल में अखिलेश जी से लोग उतने संवाद नहीं कर पाते, लेकिन भाभी उनकी हर जगह सुलभ रहती हैं। आप कोई भी नाराजगी कुछ भी कह सकते हैं डिम्पल की जो जी। सिर्फ एक लाइन जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि डिम्पल भौजाई है और पूर्वांचल में भौजाइयों की बड़ी अहमियत होती है। भाइयों के साथ इतना संवाद नहीं होता, इसीलिए भौजाई को आगे किया गया है। और भौजाई की जो इमेज है वो बहुत अच्छी है पूरे उत्तर प्रदेश में। यहाँ तक कि बीजेपी ने एक बहुत गंदी चाल चली थी, एक शादी समारोह का वीडियो वायरल करवाकर डिम्पल के डांस को निशाना साधा गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की संस्कृति के अंदर भाभीओं का एक विशिष्ट स्थान है और डिम्पल को उसी रणनीति के तहत अखिलेश ने आगे किया है। तो उनके साथ संवाद तो अच्छा होगा ही। संजय जी बिल्कुल सही है। और जितना मैंने महसूस किया है कि शायद जितना मैंने अमित जी देखा है, डिम्पल यादव की जिस डांस की बात कर रही है, बहुत सौम्य बहुत सब डांस था अपने देवर की। जैसे मेरे परिवार की बहू है, मेरे परिवार की लड़कियां, मेरे परिवार की बेटियां अपने भाई की, अपनी भाभी शादी में डांस करती हैं। तो वो दूसरा, मैं डिम्पल यादव का मुझे वो भी भाषण याद है जब उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर फर्राटेदार अंग्रेजी में दिया था, तो बिल्कुल बिल्कुल सनाका निकल गया था। तो डिम्पल यादव की पर्सनालिटी में अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है। एक संस्कारित बहू, एक शालीन महिला, एक सभ्य महिला, अखिलेश यादव को और बच्चों को बहुत प्यार करने वाली महिला। और जब अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की जोड़ी सामने आती है तो लोग उसको बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं, बड़ा अच्छा कमेंट करते हैं। एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा आता है, आग लगा दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा, चर्बी निकाल दूंगा, वर्दी बुलडोजर चढ़ा दूंगा, टैंक काउंटर कर दूंगा, गोली मार दूंगा। और एक तरफ एक मुस्कुराता हुआ अपनी पत्नी के साथ चेहरा आता है, तो सौम्य चेहरा होता है। तो ये चेहरे अपील करते हैं क्या? पूर्वांचल में फायदा मिलेगा क्या डिम्पल को उतारने का? देखिए संजय जी, मैं तो शुरू से आश्चर्यचकित था कि क्यों डिम्पल जी नहीं है इस इलेक्शन कैंपेन में, क्योंकि उनका जो पर्सोना है वो बहुत ही कंप्लीट पर्सोना है उनका। एक तरफ वो बहुत सौम्य लगती हैं, साड़ी जैसे घरेलू महिलाएं पहनती हैं वैसे, और जब बात करती हैं तो अंग्रेजी में फर्राटेदार बात करती हैं। तो वो जो ब्रांड के लेवल पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है उनका। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पता नहीं क्यों समाजवादी पार्टी उनको उतना यूटिलाइज नहीं करती है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी उतना यूटिलाइज नहीं करती उस ब्रांड को। शायद बीजेपी जैसा किसी पार्टी में वो होती तो बेहतर तरीके से उनको ब्रांड करते और वो करते। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आपके इंटरव्यू के बाद वो कम से कम आई कैंपेन में।
और ये अच्छी बात है। जब आज मैं देख रहा था उनका, जब भाषण सुन रहा था मैं, तो देख रहा था कि बहुत लाउड जो है उनको समर्थन लोगों का नीचे, और उनकी हर बात पर रिस्पॉन्स करना, बहुत रिसेप्टिव माहौल दिख रहा था वहां पूरा सिराथू में। तो ये अच्छी बात है। और देखिए महिलाओं का ये प्रचार करना, ये मैं तो देखता हूँ, हम तो बचपन से देखते आए कि इलाके में जो विधायक भी इलेक्शन लड़ता था तो महिलाएं जाती थी प्रचार करने, उनके घर की महिलाएं, बेटियां, बहुएं खुद जाती थी, वो अलग से उनका एक पूरा ग्रुप बनता था, जाता था। ये कुछ पिछले कुछ 10 साल से चला है कि नहीं, युवा ही है, और खास तौर पर जो अकेला युवा है, जो परिवार छोड़ चुका है, वो ज्यादा ही त्यागी है, या इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। लेकिन महिलाओं का योगदान लगातार, और वो आधी आबादी है, उसको आप इग्नोर करके चल नहीं सकते। और मैं इसको लेकर भी आश्चर्यचकित हूं इस बार की भाजपा कोई महिला चेहरा कहीं पर कैंपेन में यूपी में नजर नहीं आ रहा है, कोई स्ट्रांग। सुषमा जी के बाद मुझे कोई भी एक मजबूत चेहरा पार्टी का कभी मंच पर नजर नहीं आया। इस बार स्मृति ईरानी भी नहीं नजर आ रही। तो भाजपा बिल्कुल शून्य है उस लेवल पर। प्रियंका को क्रेडिट जाता है, उन्होंने पूरे मुद्दे को लेकर, महिलाओं के मसले को लेकर आगे आई, और योगी, और साथ साथ में जो है अब अखिलेश भी आए हैं लेकर के, अच्छी बात है। और आप देखिए कि सिराथू से कैंपेन शुरू करने का भी एक स्ट्रेटेजिकल एक है, क्योंकि वहां पे जो बहुएं 3 खड़ी हुई मंच पर, और जो है मौर्य जी के लिए बड़ी दिक्कत पेश आने वाली है उस सीट पर। जैसी वो आराम की सीट अभी तक उनके लिए बनी रही 2012 से लेकर अब तक, इस बार हो सकता है उनको दिक्कत हो उस सीट पर, क्योंकि अभी तक ये मान के चला जा रहा था कि वो सीट तो केक वॉक है उनके लिए। लेकिन पहले पल्लवी पटेल का आना, फिर वहां पर जो मुस्लिम वोटर है लगभग 13-14%, उसके अलावा पिछड़ों का जो पूरा एक गोलबंदी हुई है अखिलेश यादव के साथ, उसमें फिर अभी पहुंच जाना जो है 3 महिलाओं का वहां मंच पर। तो अब इससे क्या होगा ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि डिप्टी सीएम, उधर सीएम को जरूर घेरा गया गोरखपुर में, लेकिन इधर डिप्टी सीएम भी गिर गया है। तो यहाँ डिप्टी सीएम का क्या हाल होने वाला है ये भी देखने वाला होगा। अगर जीत भी गए तो बहुत मार्जिन इस बार कम होने वाला है, जैसे वो हमेशा उनका जो पकड़ रही है सिराथू में, वो उतनी तगड़ी नजर नहीं आएगी। और उनका आना तो बिल्कुल जो है, डिम्पल का आना सपा के लिए भी और समर्थकों के लिए तो वाकई में बहुत उत्साहवर्धक रहेगा। इन दो आगे दोनों ही। अच्छा, आप जो बात कह रहे हैं ये मजेदार बात सुबह से मैं सुन रहा हूँ। वो चांस की बात है कि मैंने इंटरव्यू में सवाल पूछा कि अखिलेश जी, डिम्पल जी क्यों नहीं आ रही, उसके 48 घंटे बाद डिम्पल जी आ गई। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो मुझसे कई लोग सुबह से पूछ सके कि तुमने सवाल पूछा और डिम्पल जी आ गए। तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मुझे लगा कि डिम्पल जी को आना चाहिए। और चांस की बात है कि मेरा इंटरव्यू वायरल हुआ और 48 घंटे बाद आ गए। मैं भी आश्चर्यचकित था कि वो क्यों नहीं अभी तक आई है। वो मतलब शुरू से वो आती थी। हाँ, तो वो चांस की बात है, मैंने इंटरव्यू पूछा, उसके 48 घंटे के बाद वो आ गई। तो अब मैं क्रेडिट ले सकता हूँ कि देखो भाई, मैंने इंटरव्यू में पूछा तब वो डिम्पल जी आ गई। इस बीच में अजय शुक्ला जी जुड़ गए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, चंडीगढ़ बेस हैं, आजकल द प्रिंसिपल के लिए बहुत उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। मैं इनके बाद में आऊंगा, लेकिन बस मैं केवल इनको मैंने इंट्रोडक्शन बीच में इसलिए दिया कि पीछे 2 बड़े बड़े सोने के सेट है और पेटीएम की मशीन भी, पेटीएम का साइन भी पीछे रखा हुआ है। तो ये ब्रांडिंग कर रहे हैं किसी ज्वेलरी के शोरूम पे कि पीछे आप नहीं मैं असल में अजय जी, डिम्पल जी की बात चल रही है, पीछे महिलाओं का नेकलेस है और बराबर में पेटीएम का साइन है। तो आप अगर डिम्पल जी को कोई बहुत इच्छुक हो तो मुझे लग रहा था अजय जी आज बिल्कुल ब्रांड बन के बैठे कि आप ये गोल्ड का सेट पेटीएम करके आप ले सकते हैं। देखिए ये झंडा भी, भारत का झंडा भी लगा हुआ है। आज किसी ज्वेलरी के शोरूम पे बैठ के आज आप लाइव कर रहे हैं ना। मैं असल में सफर में हूँ संजय जी, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। मैं भी आता हूँ आपके पास, पहले लक्ष्मण जी के पास चलता हूँ। लक्ष्मण जी, इसको मैं क्या समाजवादी पार्टी का ट्रम्प कार्ड मान सकता हूँ कि पहले 2-3 चरण, पहला चरण था वो उनको पता था कि केवल जयंत और अखिलेश की जोड़ी, दो लड़कों की जोड़ी। जाट जब बोल रहे थे तो हम गए थे उधर पश्चिम में, तो जाट बोलते थे 2 लौंडों की जोड़ी। ये लौंडा शब्द पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत पॉपुलर है। तो पहले 2 चरण में 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल दिखाया। तीसरा चरण देखा। अब पूर्वांचल में जो श्वेता जी ने कहा कि भौजाई बहुत पसंद होती है, तो भौजाई मैदान में आ गई हैं। समाजवादी पार्टी की क्या ये रणनीति थी कि 5वें चरण में भी रहे हैं, और क्या इसका फायदा मिल पाएगा? शुक्रिया संजय जी, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज ठीक आ पा रही होगी अब तक। ये बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय जुड़ पाना, क्योंकि अभी उड़ने वाली बस अभी उत्तर प्रदेश में कहाँ उड़ रही है पता नहीं, इसलिए नेटवर्क कई जगह पे गड़बड़ हो जा रहा है यहाँ भी। बहरहाल
ये दिलचस्प है कि इस बहस के बहाने मेरी कोशिश ये है कि एक दो बातें ही करूं, बाकी लोग अलग अलग पक्षों पर बात रख चुके हैं। मसलन एक पक्ष है जो कि प्रसंगवश आ चुका है, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा है संजय जी। जिज्ञासा ये है कि अभी ये बात आपके चैनल पर आई कि प्रधानमंत्री ने पहले तो कभी बताया नहीं कि वो विवाहित भी हैं, शादीशुदा भी हैं, फिर उन्होंने त्याग भी नहीं किया पत्नी का। मेरे मन में जिज्ञासा थी कि क्या जिस सनातनी हिंदू धर्म को मानते हैं उसमें वो मंत्र है क्या कि जिसके, क्योंकि विवाह का मंत्र तो है। इस तरह से ये जिज्ञासा इसलिए क्योंकि आप असल में आज भी उत्तर प्रदेश का चुनाव करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि हमने मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत न्याय किया। तो ये सवाल महिलाओं के मसले पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में अहम बनना चाहिए। दूसरा सवाल आता है परिवार पर, और परिवार को लेकर के अभी पूर्व के साथियों ने बहुत दिलचस्प तरीके से जिक्र किया ही, और आपने अपनी भूमिका में किया कि वो हमला करते थे कि मेरा कोई परिवार नहीं है। तो विपक्ष से ये बात आई अखिलेश यादव की तरफ से कि जिनके परिवार नहीं है वो क्या जानेंगे परिवार का दर्द। संजय जी, मैं थोड़ा और पीछे जाऊं तो मुझे याद आता है कि इस बात को भी प्रोपोगेट किया गया था कि जिसका कोई आगे पीछे नहीं है वो लूटेगा, भ्रष्टाचार करेगा भी तो किसके लिए करेगा। इसलिए जो व्यक्ति परिवार विहीन थे उनको ग्लैमराइज किया गया था, फिर उन्हें प्रधानमंत्री पद से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक। लेकिन एडीआर की रिपोर्ट से लेकर के तमाम जांचों में यह साबित हो चुका है कि लूट तो कई गुना बढ़ गई। कोई परिवार के लिए लूटा रहा होगा, इन्होंने अपने दोस्तों के लिए इस देश को लूटा है। 23,832 करोड़ का घपला तो अभी अभी चुनाव के बीच में आया। तो देखिए राजनीति हमारी कितने हिचकोले खाते हुए विमर्शों से टकरा रही है। विमर्श में स्थापित किया गया कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कहीं ऐसी मजबूरी न बन जाए कि राजनेता वही बने जिसके आगे पीछे कोई ना हो। लेकिन अब यह विमर्श इस तरह से है, और खासकर जब आप अपने विषय को पूर्वांचल के चुनाव के पहले जोड़ रहे हैं संजय जी, तो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं भाषा और साहित्य का विद्यार्थी हूं। मुझे पता है कि मेरा समाज अभी कितनी संवेदनाओं और भावनाओं के भीतर तैरता हुआ जी रहा। उसके लिए संबंधों की बेहद अहमियत होती है। वो महिलाओं के वो महिला हो सामने, कोई भी व्यक्ति। अरे हम लोग दिल्ली में पढ़ाते हैं, इतने मात्र से हमारे बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि हमारे इलाके में भौकाल हो जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं हम लोग, ऐसे छोटे लोग हैं, कई चीजें टैग हो जाती हैं कि भाई देखिए फला आ गए। वहां पर संवेदनाएं बहुत अहम होती हैं। इसलिए ये मेरा कहना यह है कि राजनीति के परिवारवाद पर भी हमला होता है कि भाई एक परिवारवादी पार्टी है तो आरएसएस का भी तो अपना एक परिवार है, वहां लेकर के भी इस तरह की चीजें होती हैं। कहना मेरा ये है संजय जी कि परिवार के विमर्श को, परिवार के दर्द को लोगों के, आम व्यक्तियों के दर्द से जोड़ना 5वें, 6ठे और 7वें चरण में बहुत अहमियत रखेगा। कोविड के बाद जिस तरह की त्रासदी हुई, महिलाएं जब गांव में घर में चूल्हे पर बैठती हैं या थाली के सामने किसी भी व्यक्ति के परिवार के सामने जब रोटी आती है, तो उस रोटी और चूल्हे की आग पर जितनी भी बातें असर कर रही है ना, वो संवेदनशीलता वहां से जुड़ी है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसको प्रभावित किया है। आखिरी टिप्पणी, परिवारवाद को लेकर के हमला किया जाता है। यह जगजाहिर हो चुका है कि जो लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं उनके कितने परिवार उत्तर प्रदेश मात्र के चुनाव में लगे हुए हैं। देश भर में गिनेंगे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे के परिवार की बहुओं को अपने में शामिल करा के वो ये भी कहते हैं कि हमने परिवारवाद तोड़ दिया, देखिए उनकी बहू को हमने ज्वाइन करा लिया, और ये सारी चीजें हुई। मेरा कहना है संजय जी कि लोकतंत्र में ठीक बात है कि कई बार मुझसे अगर आप मेरी निजी राय पूछेंगे तो मैं ये चाहूंगा कि जिसके पास 10 फॉर्च्यूनर का रैली निकालने की पैसे न हो, जिसके पास करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव लड़ने की ताकत न हो, जिसके पास पूर्वांचल में तमाम तरह से गैर संवैधानिक प्रचार प्रक्रिया के तहत अपराधी समुदायों के बीच प्रचार करने की हिम्मत ना हो, वह भी तो इस देश में नेता बने। मेरा ख्वाब तो वो है, लेकिन मजबूरी ये है कि गुंडई का आलम इतना बढ़ा दिया गया है कि मुख्यमंत्री खुद गुंडों की भाषा बोलते हैं, तो नीचे वाले गुंडों की सोचिए हाल क्या होगी।
अभी मैं आज जब आपके यहाँ बैठा हूं, उसके पहले हमारे इलाहाबाद के हमारे मित्र हैं ऋचा सिंह, वो इलाहाबाद से चुनाव लड़ रही हैं और उनकी गाड़ी को रोक करके बाकायदे भाजपाई प्रचार करने वाले लोगों ने धमकियां दी, गालियां दी। महिला जब लड़ती है ना तो कई बार वो जाने कितनी लड़ाइयां एक साथ लड़ती है। आखिरी टिप्पणी कर रहा हूं संजय जी, मीराबाई हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन की कवित्री रही और हम लोग अक्सर पढ़ाते हैं ना तो हम कहते हैं कि भक्ति आंदोलन में कबीर लड़े, कबीर का अलग तेवर था, रैदास का अलग तेवर था, नानक का अलग तेवर था, बुल्ले शाह का अलग था, लेकिन मीराबाई जब लड़ रही थी तो वो एक साथ 4 जगह पर लड़ रही थी, 4 लड़ाइयां लड़ रही थी। पहली लड़ाई राजघराने से, राज सत्ता से लड़ रही थी, दूसरी लड़ाई समाज सत्ता से लड़ रही थी, तीसरी लड़ाई पितृ सत्ता से लड़ रही थी और चौथी लड़ाई धर्म सत्ता से लड़ रही थी। तो महिलाओं की लड़ाइयां कई बार बहुआयामी होती है और आखिरी में लोकतंत्र में होता यह है कि किसी परिवार की बजाय बाहर से ज्यादा मुखर होकर महिलाएं आए। कहा है अखिलेश यादव ने कि 33% आरक्षण देंगे, मैं आज भी कहता हूं कि उस 33% में भी गरीब, शोषित, वंचित महिलाओं के सवाल मुखर होने चाहिए। लालू यादव ने बनाया था भगवतिया देवी को सांसद, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। डिंपल यादव का कितना असर होता है, मुझे लगता है कि पूर्वांचल की संवेदनशील जनता जो खेती किसानी से, पारिवारिक संबंधों से, युवाओं की बेरोजगारी से, जाति जनगणना के तमाम फायदों से सोच रही है, उसके ऊपर इस बात का असर पड़ेगा और निश्चित रूप से यह एक संवेदनशील जहन को छुएगा। जो भी संवेदनशील होगा उसे महिलाओं की अहमियत समझ में आएगी। मैं तो प्रियंका गांधी की भी तारीफ करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से हिम्मत भरने की कोशिश की, प्रियंका गांधी ने एक तेवर बनाने की कोशिश की, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये बड़ी बात है। वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरफ ऐसी भाषा है जिस भाषा में जाने क्या क्या कहा जाता है। मैं तो सोचता हूं संजय जी, 10 साल बाद जब आने वाली पीढ़ियां आज के दौर को लिखेंगी, पढ़ेंगी, तो वो शर्म करेंगे कि हमारी आंखों के सामने ऐसी ऐसी भाषा बोली गई, ऐसे चुनाव लड़े गए। वहां एक तरफ संयम, मुस्कुराती हुई तस्वीर, पूरे परिवार की भरी पूरी तस्वीर अगर सामने आती है तो शायद राजनीति की सीमाओं के भीतर ये तस्वीर अपना असर तो पैदा करेगी। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे बीच जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के नेता प्रदीप भारती जी। प्रदीप जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। माइक आपका म्यूट है, प्रदीप जी माइक उसको ऑन कर लीजिए। बड़े खुश होंगे आज भाभी मैदान में आ गई हैं आप लोगों की, क्या करेंगी भाभी? जरूर, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। माननीय डिंपल यादव जी चुनाव मैदान में आ गई हैं, इससे चुनाव पे बहुत असर पड़ेगा। भैया जी असर नहीं डाल पा रहे थे? देखिए, भैया जी पूरा प्रदेश संभाल रहे हैं और आदरणीय भाभी जी महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं। तो भैया जी, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि आदरणीय डिंपल यादव जी को चुनाव मैदान में उतारा जाए, वो प्रचार करें पार्टी के लिए, और पार्टी का निर्णय है तो हम लोग को सम्मान्य है और इसलिए और उनका बीच में जाना चुनाव मैदान में पार्टी के लिए बहुत फायदा पहुंचेगा और भाजपा को 10 मार्च को हार का सामना करना पड़ेगा, ये तय है। भैया की बात लोग ज्यादा मानते हैं, भाभी की बात ज्यादा मानते हैं? देखिए, भैया और भाभी की बात करें तो उसमें उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हमारी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है कि परिवार के लोगों की बात मानी जाए। वहां पे सबको सम्मान समान दिया जाता है, चाहे वो भैया हो, चाहे भाभी हो, चाहे नेताजी हो, चाहे वो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी हो। तो इसमें हमारी पार्टी में किसी को ऊंचा और नीचा नहीं समझा जाता है। 2 महीने पहले तो शिवपाल जी को वो ज्यादा भाव दे नहीं देते, अब तो सम्मान की बात करने लगे आप शिवपाल जी को लेकर। कभी भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शिवपाल जी को सम्मान ना देने वाली बात कभी नहीं कही। वो हमेशा चाचा जी का सम्मान करते थे और वो आज भी सम्मान करते हैं। वो पार्टियां दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब चाचा और भतीजे का रिश्ता खत्म हो जाए ये नहीं कहा जा सकता कि सम्मान खत्म हो जाए। दोनों लोग जनता को भाषण किसका अच्छा लगता है, भैया का या भाभी का? जनता देखिए, दोनों बड़े नेता हैं और सब दोनों की अलग अलग अपनी पहचान है। मेरा तो सवाल इसमें मेरा सवाल बिल्कुल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है, जनता को भैया का भाषण अच्छा लगता है या भाभी का भाषण अच्छा लगता है? एक नाम बताइए। भैया
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के। मुझे और भी पता है, भाभी ये तो मुझे भी पता है। देखिए जी, सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, भैया का भाषण अच्छा लगता है, भाभी का अच्छा लगता है? भैया देखिए, भैया का भाषण क्यों नहीं अच्छा लगेगा और भाभी का क्यों नहीं अच्छा लगेगा? दोनों को, पार्टी के लोगों को भैया भाषण अच्छा लगता है और आपको जनता किसका अच्छा लगता है? जनता आपको दोनों भैया का अच्छा लगता है, भाभी का? जनता दोनों को चाहती है। आप अच्छा, फंसा आपको रहे हैं किसका संजय भाई, संजय भाई आप फंसा रहे हैं। कैसे बोलेंगे भाई ये? चलिए देखिए, कोई फायदा मिलेगा भाभी के आने से? पूर्वांचल में कोई फायदा मिलेगा? जी क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। महिला वोट परसेंटेज बढ़ेगा, वो महिलाओं के लिए एक पहचान है, नारी सशक्तिकरण की पहचान है। आपके नारियों के लिए लड़ाई लड़ती हैं वो। आपके भैया महिलाओं के लिए वोट नहीं बढ़वा पा रहे थे, भाभी को लाए इसलिए। क्यों? वो हमारी पार्टी की पूर्व सांसद हैं, तो वो चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगी क्या? वो हमारी पार्टी की पूर्व सांसद हैं, तो वो चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगी, वो प्रचार नहीं करेंगी। वो आप तो तय नहीं करेंगे ना, वो पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि किसको मैदान में उतरना है, किसको नहीं उतरना है। मेरी साहब हैसियत पे नहीं तय करता हूँ, लेकिन जितनी पूर्व महिला सांसद है सबको उतारो ना, कई सारी बची हुई है अभी, फिर भाभी आई है। चलिए मैं आता हूँ। अजय जी रिपीट करिए, आवाज नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि बाकी भी महिला नेता हैं, भैया जी से कह के उन सबको भी उतार दो यार, अभी वो बहुत सारी बची हुई है महिला नेता। क्यों? हमारी पार्टी की महिलाएं क्या चुनाव में नहीं हैं? वो लोग प्रचार नहीं कर रही हैं? कब से कर रही हैं? जी बिल्कुल है। आप लोग देखेंगे तो जरूर दिखेंगी। आप देखना नहीं चाहते हैं तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्रदीप जी, लेकिन सवाल ये है कि हमको पूछना क्यों पड़ रहा है कि बाकियों को कब उतारेंगे? पार्टी को तो ये निर्णय खुद ही ले लेना चाहिए था। पत्रकारों के कहने के बाद डिंपल को मैदान में उतारा गया। आखिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति करती है। प्रदीप जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हमारे डिमांड नहीं, मैं दूसरी बात कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि पत्रकार होने के नाते महिलाओं की एग्जिस्टेंस पिछले 5 सालों में हमको पूछनी पड़ रही है। आखिर प्रियंका के ये ऐलान करने के बाद क्यों डिंपल को मैदान में उतारा जा रहा है? सवाल तो ये है, पहले क्यों नहीं उतारा गया? जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, बेटियों को जलाया जा रहा था, प्रधानी के चुनाव में साड़ी खींची जा रही थी, तब क्यों नहीं कोई नेता आगे आया? सवाल तो ये है। क्यों आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस पे बयान नहीं दिया? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसका विरोध नहीं किया? अरे प्रदीप जी, बात महिलाओं की हो रही है, आदरणीय अखिलेश जी की नहीं हो रही है। महिलाएं क्यों नहीं आई? डिंपल जी हाथरस क्यों नहीं गई? बात ये हो रही है। डिंपल जी हाथरस नहीं गए, डिंपल जी ने बयान नहीं दिया इस पे। अरे भाई, मेरे बयान तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ले लो इस पे, लेकिन जाना पड़ता है ना मौके पे। प्रियंका गई ना मौके पे। हमारी पार्टी के लोग नहीं गए। डिंपल गई थी क्या डिंपल यादव जी ही जाएंगी तो ही होगा क्या? पार्टी के लोग वहां नहीं गए? हम क्या, हमारे लोग नहीं गए वहां पे? सबसे पहले अगर कोई पहुंचा तो समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे हैं। ये झूठी बात है, ये झूठी बात। प्रियंका गांधी सबसे पहले पहुंची थी। अखिलेश जी घर के बाहर धरने पे बैठ गए थे। अजय जी को लेते, अजय जी काफी देर से बैठे हुए हैं। अजय जी, आप उत्तर प्रदेश का लगातार दौरा कर रहे हैं पिछले कई दिनों से और लोगों से संवाद कर रहे हैं, ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये 5वें चरण से पहले डिंपल यादव की एंट्री पूर्वांचल में, ये पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या थी कि डिंपल को 5वें चरण में उतारा जाए, और इससे कितना फायदा आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी को होगा? देखिए, लोकसभा चुनाव में शुरुआती दौर से उतार के उन्होंने देख लिया था कि पश्चिम में कोई फायदा होता नहीं, तो और पूरब में भौजाई का मायने होता है, तो भौजी इसलिए उतरी। और रही बात, प्रदीप कहते हैं समाजवादी पार्टी, हम तो नहीं देखते हैं प्रदीप जो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी जो अपने YouTube पे डालती है तमाम सारे वीडियोस और जो लाइव चलाती है, उनमें हमें कहीं पर भी किसी एक महिला नेता का बयान ना तो अखिलेश के मंच से दिखाई दिया, न सेपरेट उसकी किसी रैली और सभा का दिखाई दिया। तो इसलिए हम नहीं देखते हैं। उसके पहले उन्होंने नहीं हमें दिखाया, सबसे बड़ी बात है। तो इसका मतलब है समाजवादी पार्टी
जो कह रही है कि हम नहीं देखते हैं, पहले वही देखना शुरू कर दें कि उनके प्लेटफॉर्म ने कितना दिखाया है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम ये मान के चले कि जिस तरीके से कन्नौज में एक हार मिली थी और उसके अलावा बाकी जगह जिस तरह से रहा था, उन्होंने फिरोजाबाद में भी किया था, मथुरा में किया, तो जब वो किया था एक जनसमूह जरूर उमड़ा था, लेकिन वो फायदा नहीं हुआ था। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका फायदा मिलना तय है, क्योंकि वहां पर डिंपल का एक चेहरा है। और देखिए, डिंपल के साथ साथ जया जी भी आई, तो ये भी है कि जो आपने सवाल उठाया, तो निश्चित रूप से एक चीज सामने आई है, और ये चीज निश्चित रूप से अच्छी है। मैं इस पर कोई वो नहीं करता हूं, मेरा मानना है बहुत सही है और सही समय पे सही डिसीजन है, क्योंकि इसके पहले उतना फायदा होना भी नहीं था। वहां पर तो अखिलेश की ही बात जानना चाह रहे थे, और ये वो इलाका है जिसने पिछली बार भी भरोसा किया था, और ऐसी स्थिति में इस इलाके से तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इनको एक बेहतर मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, और उस स्थिति में निश्चित रूप से डिंपल का जाना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि एक बेहतर अपनापन जोड़ने की बात है, क्योंकि पूर्वांचल में इस तरह से अपनापन जोड़ने का एक तरीका है कि हमारे परिवार से जुड़े रिश्ते, तो वो परिवार दिखाने की एक वो है, और निश्चित रूप से इसका एक अच्छा सकारात्मक असर पड़ेगा, और ये अच्छी बात। रही बात बाकी, तो कहने की कोई भी कह सकता है कि हाँ वो गए थे और ये नेता गया था, वो नेता गया था। बात सिंबल की होती है, लीडरशिप की होती है, लीडरशिप देखा जाता है। बाकी तो बहुत सारे फौज चलती है, फौज का ना तो जीत में कोई वो होता है और ना हार में कुछ होता है। श्रेय चाहे हार का मिले चाहे जीत का मिले, लीडरशिप को मिलता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि लीडर से ही अपेक्षा की जाती है किन चीजों में। चूंकि वो महिला है, तो महिला से महिलाओं के प्रति हुए अपराधों के मामले में ये संवेदनशीलता और ये महसूस किया जाता है कि वो सबसे पहले इस पर रिएक्ट करें और पहुंचे और करें, तो वो अच्छा होता है। लेकिन नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, अब गलती सुधारेंगी, मैं ये उम्मीद करता हूं। और यह भी उम्मीद करता हूं कि वो कहीं ना कहीं महिला कनेक्ट बनाएंगे, और उन्होंने बहुत अच्छी सीट से शुरुआत की है, वहां की प्रत्याशी भी महिला है, और वो लड़ भी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता से है, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहा है, डिप्टी मुख्यमंत्री भी है। हालांकि वो स्टूल वाला डिप्टी मुख्यमंत्री है, लेकिन स्टूल वाला ही सही, अब डिप्टी मुख्यमंत्री है। हालांकि संविधान में डिप्टी मुख्यमंत्री जैसा कोई पद है नहीं है, तो लेकिन फिर भी हम उन्हें उसी तरह से मानते हैं कि इक्वल टू सीएम है वो। और ऐसी स्थिति में लेकिन वो अधिकार विहीन रहे, वो अपने क्षेत्र को नहीं कर सके, और नतीजा ये था उसी से उन्हीं के इलाके में उनको खदेड़ा भी गया और उनसे सवाल भी किए गए। तो ये समझ सकते हैं कि अब डिंपल के जाने से जो कनेक्ट बनेगा, वो कनेक्ट उनको स्थायी रूप से खदेड़ने के लिए एक बड़ा आधार बन सकता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी पर एक और सवाल उठता रहा है कि महिलाओं को लेकर के वो उतनी वो नहीं रही है उनको रिप्रेजेंटेशन देने के मामले में जितना अदर्स उसमें होता था। तो इससे अच्छा है कि महिला चेहरा आने से ये एक मैसेज कन्वे होगा कि नहीं, हम बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। हालांकि हम सब जो निजी तौर पे जानते हैं, वो जानते हैं कि उनके परिवार के अंदर डिंपल की राय जो है सबसे ज्यादा मायने रखती है, और तो लेकिन उसके बावजूद सार्वजनिक तौर पे भी ये मैसेज जाना, कन्वे होना बहुत जरूरी है कि भाभी जो है कमान उन्हीं के हाथ में। तो भाभी जो है अब कमान संभाल चुकी हैं, और मुझे लगता है वो एक अच्छा नतीजा देंगी। और जनता जो है इस बार चुनाव लड़ रही है, और जनता को रिप्रेजेंटेशन के लिए दोनों वर्ग चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि ये मिलता है, और जिस तरह से सामाजिक समीकरण बने हैं और दूसरी चीजें हैं, उस स्थिति में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का टेंट उखाड़ने में ये एक बड़ी भूमिका अदा करेंगी। जी अजय जी, मैं एक उदाहरण और बताऊं आपको। कभी कभी राजनीति के दांव समझ में नहीं आते, पत्रकारों को समझ में नहीं आते। लोकसभा चुनाव चल रहा था, और आपको एक सीन याद होगा, मंच पर मायावती के पैर छुए थे डिंपल यादव ने। सर, यही वजह थी वहां से हार गए।
हाँ, उस मैं समय वही वो बता हार रहा हूँ, वही वजह थी हाँ, वो हार का, हारने की क्योंकि वजह मेरा अपना क्षेत्र है, मुझे पता है। मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद में नेताजी के पैर मायावती के भतीजे ने नहीं छुए थे। यादवों में बहुत नाराजगी हो गई थी कि हमारी बहू ने पैर छुए और उनके लोगों ने हमारे पैर नहीं छुए। लेकिन अब उस पैर का छूना अब फायदा कर रहा है। दलितों में जो सेंधमारी हो रही है, दलित जो वोट कर रहे हैं मायावती का, मैंने गांव में देखा है। मायावती के डिंपल के पैर छूते हुए वो वीडियो दलितों में गया है। दलितों में जो समाजवादी पार्टी की तरफ जो सॉफ्ट फीलिंग बनी है, वो पैर छूना अब काम कर गया कि यार जब मायावती ने पार्लियामेंट हारने के बाद अखिलेश पे हमला बोला, तो अखिलेश और डिंपल ने कुछ नहीं कहा। ये तो बड़ा सॉफ्ट आदमी है। और देखो, बहू ने तो पैर छुए थे, तो दलितों का बड़ा हिस्सा जो थोड़ा बहुत पक्ष में आता हुआ नजर आया, उसका वो पैर छूना भी एक कारण बना, मुझे लग रहा है ऐसा। अजय, देखिए, मैं इससे बहुत अधिक मुतमईन नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि देखिए, दलितों में दो तरह का वर्ग है। एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो पढ़ा लिखा है, और वो तमाम चीजों का चिंतन करता है, और ये लगभग हर जाति में होता है, ब्राह्मण हो, बनिया हो या दूसरे हो। जो एक तबका होता है जो बड़ा वो रहता है कि नहीं, इस तरह नहीं, ऐसे होना चाहिए, वो तबका मायावती के साथ है और वो कहीं से भी हिला नहीं। लेकिन उसी के साथ है जो थोड़ा सा भी लिबरल है, समझता है, चीजें जानता है, वो इन सारी बातों को ध्यान देता है और इन पर फोकस करता है, और उस पर इसका असर पड़ा है। उस पर इसका असर पड़ा है। जो उसका ये होता था कि बिल्कुल उस दिशा में देखना नहीं है, अब वो उस दिशा में चलता भी। तो ये 2 कदम बढ़ाता है तो मायने रखता है, और वो 2 कदम जीत की तरफ ले जाते हैं। जी संजय जी। रंजीत जी, ये एक डिंपल जी तो आई गई है, लेकिन राजनीति में एक बड़ा मुद्दा पूर्वांचल का, जिससे हम थोड़ा आपका वो संज्ञान लेना चाहते हैं। मुझे लग रहा है पूरा चुनाव साणों पे आधारित हो गया है। आज जितने जिलों में बात करी, वो साण साण साण, मतलब मैं हैरान हूं कि चुनाव का बड़ा मुद्दा अब वो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तालिबान, दाढ़ी, छोटे पजामा, इन सब पे भारी साण नजर आ रहा है पूर्वांचल। मुझे लग रहा है छठा और 7वां चरण जो है वो कहीं साण के लिए समर्पित ना हो जाए। आपको लग रहा है रंजीत जी कुछ ऐसा? मैं आपके सवाल के जवाब पर आता हूँ संजय जी। उसके पहले मैं, चूंकि डिंपल यादव जी के बारे में जिक्र चल रहा था, संक्षेप में बस 2-3 चीजें और जोड़ दूं जो मैं पिछले बार बोलने से रह गया था। अगर आप पूर्वांचल में देखेंगे तो 2-3 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने मजबूत महिला चेहरों को उठाया है, जिसमें से सिराथू में पल्लवी पटेल के यहाँ आज प्रचार हुआ ही। चायल में पूजा पाल लड़ रही हैं सपा के टिकट पर, राजू पाल की पत्नी है जिनकी हत्या हो गई थी। उनके समर्थन में भी प्रचार के लिए गई थी डिंपल यादव और जया बच्चन। इसके आगे आप अगर देखें तो जौनपुर की मड़ियाहू सीट है जहां से सुषमा पटेल चुनाव लड़ रही हैं, वो भी मजबूत चुनाव लड़ रही हैं, वहां भी प्रचार होना है। और मछली शहर में जो रागिनी सोनकर चुनाव लड़ रही हैं सपा की, उनके लिए भी प्रचार होना है। तो पूर्वांचल में बाकी इलाकों की तुलना में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां महिला प्रत्याशी बहुत मजबूती से लड़ रही हैं सपा की। तो 2 महिला चेहरे, खासतौर पर डिंपल यादव खुद अगर मैदान में उतरे, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को इसका एहसास है कि इनके जाने से शायद हमारे पक्ष में हवा और मजबूत होगी। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में इस बार महिलाओं के लिए एक बहुत ठोस वादा किया है पार्टी ने कि 33% आरक्षण देंगे हम नौकरियों में। इसका भी अगर आप गौर करें तो ये पाया गया था कि समाजवादी पार्टी के भाषणों में या प्रचार प्रसार में इसका उल्लेख बहुत प्रमुखता से नहीं हो रहा है। आज डिंपल यादव के भाषणों में इस पहलू को बहुत प्रमुखता मिली, और किसी महिला नेता के जुबान से अगर महिलाओं के हित में जो पार्टी ने वादा किया है वो प्रचारित किया जाए, तो भी मुझे लगता है कि इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा। ये तो डिंपल यादव वाले प्रकरण पर जो कुछ चीजें मेरे जहन में आई वो मैंने जोड़ा। जो आपका मूल सवाल था, देखिए समस्या ये है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी पूर्वांचल में जब हम आवारा जानवरों की बात करते हैं, तो ये गाय, बैल, सांड ज़्यादा बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि मवेशियों की जो गिनती होती है उसमें पश्चिम की तरफ आप पाते हैं मवेशियों में आमतौर पर भैंसों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। इधर ये संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है और ये बड़ी समस्या है। गरीबी ज़्यादा है, जो किसान हैं, छोटे जोत वाले किसान हैं, इनके लिए खेतों को बचाना आवारा जानवरों से अपेक्षाकृत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी तो किसी भी इलाके के किसान के लिए है, लेकिन बड़े जोत वाले किसानों के लिए थोड़ी सहूलियत होती है कि रात भर हांका लगाने के लिए जो जाग कर रहते हैं, तो अगर कोई आवारा जानवर घुसता भी रहा है, तो अगर एक हिस्से में है तो वो आप खदेड़ कर निकाल ले जा सकते हैं, अपने खेत को बचा लेते हैं। पूर्वांचल में क्या समस्या है, चूंकि छोटे जोत हैं, तो अगर आवारा जानवर घुस गए
तो वो पलक झपकते आपके खेत की फसल को साफ कर देते हैं। पूर्वांचल में इसलिए ये बड़ा मुद्दा है और ये इसलिए प्रमुख रूप से उठ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और ये मुद्दा अभी और जोर पकड़ेगा, क्योंकि जो पूर्वांचल में जो 2-3 प्रमुख मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं, एक मुफ्त का राशन, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से प्रयास कर रही है कि महिलाओं के बीच इस बात को प्रमुखता से पहुंचाकर समर्थन हासिल करे। समाजवादी पार्टी 2 मुद्दों पर काम कर रही है ज्यादा प्रमुखता से पूर्वांचल में, एक युवाओं की बेरोजगारी और दूसरे ये आवारा पशु। तो चूंकि ये रणनीति के तहत इस मुद्दे को प्रमुखता दी जा रही है, इसलिए ये मुद्दा जोर शोर से उठ भी रहा है। और इसका ही आकलन करते हुए पश्चिम में प्रधानमंत्री ने ये बात जिक्र नहीं किया था कि हमें इसका संज्ञान है कि आवारा जानवरों से आपको समस्या है और हम 10 मार्च के बाद इसका समाधान ढूंढने जा रहे हैं। ये बात प्रधानमंत्री जी ने चौथे चरण के प्रचार से बोलना शुरू किया है, क्योंकि उनको भी इसका आकलन शायद है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में इस मुद्दे से नुकसान की आशंका ज्यादा है। इसलिए जैसा कि आपका प्रश्न है कि पूर्वांचल में ये मुद्दा ज्यादा प्रमुखता से उठ रहा है, तो ये बिल्कुल सही विश्लेषण है आपका। ये मुद्दा अभी अगले दोनों चरणों में और जोर शोर से उठेगा, ये आप निश्चिंत रहिए के लिए। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस बीच में यूक्रेन के जो संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है, 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। तो हम लोग रात के 8 बजे लुटीन सड्डा में इसी चैनल पे, इसी शो में बात करेंगे कि रूस और नाटो की रस्साकशी में क्यों फंस रहा है यूक्रेन और भारत पे इसका क्या प्रभाव है, रात को 8 बजे। अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि समय समाप्ति हो रहा है लगभग। समाजवादी पार्टी की अब रणनीति क्या रहेगी? ये जो बीच के 3 चरण बचे हुए हैं, प्रयागराज, बनारस, इसके आसपास का इलाका, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। क्या लग रहा है आपको यूथ नाराज है इस बार और महिला और यूथ मिलकर कुछ गुल खिला सकते हैं? देखिए संजय जी, कि मुझे लगता है कि जो फाइनल ब्लो आएगा अगर कहीं से समाजवादी पार्टी के लिए, तो इस पूर्वांचल से ही आएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो उनके लिए फर्टाइल है वोट जहाँ यहाँ पे है उनके लिए। क्योंकि इलाहाबाद जैसा शहर, बनारस, इलाहाबाद, जहाँ बाकायदा मतलब रोजगार को लेकर के बहुत ज्यादा चिंताएं हैं युवाओं में, और वो पूरा एरिया है जहाँ से लोग जाके आजमगढ़, जौनपुर, पूर्वांचल के सारे लोग इलाहाबाद आते हैं, बनारस आते हैं पढ़ने, तैयारियां करते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की। और उसके लिए, और अभी जो घटना घटी थी कि जो लाठीचार्ज हुआ और घुस-घुस-कर जो है मारा गया छात्रों को, वो सारे मुद्दे बिल्कुल ज्वलंत हैं। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी उसको पूरी तरीके से बुलाएगी। उसके अलावा जो छोटे-छोटे दलों के साथ जो गठबंधन हुआ है, जो पिछले जातियों के साथ जो हुआ है, उसका भी पूरा असर पूर्वांचल में ही देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए ये जो राउंड है ना, ये फाइनल ब्लो वाले राउंड होंगे, अगर उनको जैसा वो चाहते हैं रिजल्ट उस तरीके का लाना, तो कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहेंगे। इसीलिए मुझे लगता है, इसीलिए लाए भी है डिम्पल जी को वो, और अब पूरी तरीके से जो 3 बचे हुए ब्लो है उनको देना चाहेंगे वो। और बहुत महत्वपूर्ण है सपा के लिए, सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है यही राउंड है जो है उनको सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल। श्वेता जी, आखिरी कमेंट, बेरोजगारों वाली संजय जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि बहुत सारे मुद्दे हैं पूर्वांचल के अंदर, लेकिन डिम्पल के आने से पूर्वांचल की सीटों पे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओम प्रकाश राजभर के साथ जो गठबंधन हुआ वो एक बहुत इम्पैक्ट देने वाला है समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर के एक साथ आने से बीजेपी कमजोर हुई है। बीजेपी के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारों का मुद्दा है, यहाँ पे महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और साथ में कहीं ना कहीं महिला आरक्षण का भी मुद्दा था, जिसको लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि नारे से प्रियंका ने मजबूती दी थी। उसको कहीं ना कहीं काटने के लिए मैदान में डिम्पल यादव को उतारा गया है। ये सजी हुई रणनीति है, क्योंकि भाजपा की तरफ से, अभी अमित जी कह रहे थे, राजीव जी कह रहे थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई भी महिला प्रचारक इस समय मैदान में नहीं है। हेमा मालिनी की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। स्मृति ईरानी कानपुर में अपनी रैली छोड़ के भाग गई। उसके बाद दूसरी जो नेता है, उमा भारती, अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं आई है। जिस भगवा ब्रांड को बीजेपी बेचती आई है, जिस भगवा हिंदुत्व के नारे पे चढ़ के उन्होंने सत्ता हासिल की, उसको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं दिखता है। तो डिम्पल यादव के आने से कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट, वो जो सिरा छूटा था, उसको समाजवादी पार्टी कसने में कामयाब जरूर रही है। लेकिन इसके अलावा पूर्वांचल में बहुत सारे मुद्दे हैं। छुट्टा, सांड और पशुओं का जो मुद्दा है वो रोहेलखंड का सबसे ज्यादा मुद्दा है। पूर्वांचल का जो मुद्दा है वो बीमारी से लड़ने का है, बेरोजगारी से लड़ने का है, युवाओं को रोजगार देने का है, और जनता के पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे समाजवादी पार्टी को ये लगा कि सौम्यता का एक रूप भी आगे कर देना चाहिए। घोषणा पत्र तो ठीक है जारी हो गया, लेकिन वो अपील कौन करेगा?
उस अपीलिंग पावर को आगे बढ़ाने के लिए डिम्पल और जया बच्चन को आज मैदान में उतारा गया है, और वो पूर्वांचल के लिए काफी मुफीद भी रहेगा, क्योंकि पूर्वांचल एक अलग तरीके की परिपाटी में और संस्कृति को लेकर आगे चलता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि पूर्वांचल में डिम्पल के आने से बहुत प्रभाव नहीं होने वाला है, ओम प्रकाश राजभर के आने से प्रभाव होने वाला है, क्योंकि घरों की संख्या यहाँ पे काफी ज्यादा है। और सीधी टक्कर है बनारस की सीट पे। बनारस मोदी की जितनी भी सीटें हैं, 8 सीटों में 4 सीटें फंसी हुई हैं समाजवादी पार्टी के साथ। कौन निकाल पाएगा कौन नहीं निकाल पाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन पूर्वांचल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 80 सीटें पूर्वांचल से आती हैं विधानसभा के लिए, और 80 सीटों में बहुत कांटे की टक्कर है। बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है, जनता के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, तो एक इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन बहुत एकदम सदी हुई रणनीति का श्रेय डिम्पल को देना भी ठीक नहीं है पूर्वांचल से। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया श्वेता जी, रंजीव जी, प्रदीप जी, आपको अपना कीमती समय देने के लिए। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा, और हम बात कर रहे थे कि डिम्पल यादव और जया बच्चन के चुनावी मैदान में आने से क्या फर्क पड़ेगा। मुझे यकीन है ये परिचर्चा पसंद आई होगी आपको। 4 PM देखते रहिए। और एक घोषणा और आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने जब हमारा चैनल बंद हुआ तो हमने उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए खास तौर से 4 PM यूपी के नाम पे चैनल लॉन्च किया था। उस पे आप उत्तर प्रदेश की खबरें देख सकते हैं। इस चैनल पे आपको देश और दुनिया की खबरें भी देखने को मिलेंगी। हमारा फेसबुक पेज है 4 PM न्यूज नेटवर्क, उस फेसबुक पेज पे जाइए, लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि आप 4 PM के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी फेसबुक पे लिखिए, हमको टैग करिए, अपने ट्विटर पे लिखिए, उसको टैग करिए। हमारा ट्विटर अकाउंट 4 PM न्यूज नेटवर्क के नाम से है। फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम से भी हमको से जुड़िए, दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय हमको देने के लिए। थैंक यू।